So hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from Nalanda Medical College, Patna. And today we have Abhinav Tripathi with us. Hello Abhinav. And इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, अभिनव त्रिपाठी का नाम तो आपने सुना ही होगा. ही इज़ द ड्रॉप आउट ऑफ AFMC and also the founder of MCF, that is My Classroom Foundation, which provides lifetime free test series for NEET, JEE, UPSC and many other competitive exams. सो अभिनव, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को. Thank you so much, Sobia, for inviting me out there on your platform, first of all. And I will also congratulate you for your good work that you do. Thank you so much. एक मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ आप जो ये बच्चों के बीच में जाकर और उनको अवेयर करने का काम करते हो, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड. और मैं आपकी ऑडियंस को भी हाई बोलना चाहूँगा. एंड ब्लेस्ड है ये कंट्री कि आप जैसे स्टूडेंट्स आज भी इस कंट्री के अंदर हैं जो अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ, हमारे टाइम पे तो यार पढ़ाई का ही इतना प्रेशर होता था कि वी वर नॉट एबल टू रीच आउट टू एनीबॉडी. But you people are reaching out to the audience. So first of all, I would like to thanks to you and congratulate you at the very same time for doing this. Thank you so much, Abhinav. जी हो गया. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन अभिनव, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि माई क्लासरूम फाउंडेशन, दैट इज MCF, उसका मेन गोल क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है आपके हिसाब से? देखिए सुबिया, ये सवाल पिछले 3-4 महीने से जब से माई क्लासरूम फाउंडेशन इनकॉर्पोरेट हुई है, मेरे से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे. मैं आज भी अनअकैडमी का एजुकेटर हूँ और बहुत सारे लोग मुझे नेशनली इंटरनेशनली जानते हैं. दुबई से, जेडा से लोग मेरे से पढ़ते आ रहे हैं. और भी कंट्रीज से जो इंडिया के एग्जामिनेशंस में जो लोग अपियर होते हैं वो लोग मुझे देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं. तो बहुत सारे लोग मेरे से ये कंटिन्यूस सवाल पूछ रहे थे कि यार ये क्यों कर रहे हो आप, मतलब व्हाट इज योर बेसिक इंटेंशन. इवन मैं आपको बताऊं, मेरी मदर ने भी मुझसे पूछा यू आर अर्निंग वेल, यू आर डूइंग गुड, देन व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस, व्हाट इज द नीड ऑफ व्हाई यू स्टार्टेड दिस, और वो भी फ्री में. मतलब पहली बार जब प्लान मैंने अपने घर पे बोला कि आई वांट टू स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज माय क्लासरूम, तो मैंने फाउंडेशन का नाम नहीं लिया था. तो आई सेड कि माय क्लासरूम. तो माय फैमिली वाज लाइक कि अरे ये तो तुम कुछ अच्छा ही सोच रहे होगे, अगर तुम कुछ ऐसा करना चाह रहे हो तो. बहुत लोगों ने सोचा कि मैं अनअकैडमी छोड़ भी रहा हूँगा. बहुत लोगों ने ये सोचा कि यार कुछ तबाही सा कॉन्सेप्ट होगा और आप आओगे और कुछ बहुत बढ़िया प्लान इंडिया के अंदर आ जाएगा. तो फिर मैंने उसमें ऐड किया कि बट ये सब कुछ फ्री होने वाला है, टेस्ट सीरीज फ्री होने वाली है. अगर हम उस पर पढ़ाएंगे भी तो वो बहुत लो कॉस्ट मॉडल पे होने वाला है पूरे कंट्री के अंदर. तो ये सुन के बहुत शॉक हो गया. ये सब सुन के शॉक हो गए. उन्हें लगा कि बेसिकली तुम अपनी लाइफ में बहुत इजी सा सब चल रहा था, तो स्ट्रगल ये क्यों कर रहे हो. तो मैंने कहा कि आज सारा मुल्क सारे लाम पर है, जो जहाँ पर है वतन के काम पर है. मैं अनअकैडमी से अर्न कर रहा हूँ, उससे मेरी फैमिली चल रही है. बट जो नॉलेज मुझे मेरी कंट्री ने दी है, जो नॉलेज मुझे मेरे आसपास, मेरे बड़ों, मेरे समाज, मेरी सोसाइटी, मेरे देश ने दिया है, उसको वापस करने का वक्त आ गया है. और माई क्लासरूम फाउंडेशन के साथ आज माई क्लासरूम फाउंडेशन के साथ ओयो एसोसिएट होने की कगार पर है. और भी कुछ बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ एसोसिएट होने की कगार पर है. 3 महीने में हमने वो किया है जो शायद ही कोई स्टार्टअप कर पाता है. इतने सारे एसोसिएशंस के बाद भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि 1000 करोड़ की कंपनी बनना हमारा कभी टारगेट था नहीं, न कभी होगा भी. अभी हम बने नहीं हैं, हो सकता है बन जाएं, हो सकता है ना बने. बट एक चीज हम फॉर श्योर पूरे इंडिया में करेंगे कि हम फ्री टेस्ट सीरीज, ये तो बहुत अच्छी बात एटलीस्ट एजुकेशन को तो इंडिया में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है मनी से रिलेटेड. हाँ एग्जैक्टली. और सुबह मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट देता हूँ, और मैं पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे लाइव ये बात बोल रहा हूँ और चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि माई क्लासरूम फाउंडेशन इनकॉर्पोरेट हुई थी अगस्त में, और अमेजॉन अकेडमी उसके बाद टेस्ट सीरीज लेकर आई IIT JEE के सेगमेंट में. ठीक है, और ये प्लान हमने अनाउंस कर दिया था इस साल के शुरू में ही. तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज को फॉलो किया. इनफैक्ट उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, आई कैन नेम देम, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके बाद टेस्ट सीरीज को फ्री करना चालू किया. तो हम एटलीस्ट वो हैं जो स्टार्ट किए. अपने साथ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं, उन सबको ये बोल रहे हैं कि यार एटलीस्ट आप भी आओ, आप भी कुछ करो, है ना. आप बच्चे से बहुत ज्यादा, यार आप जर्मनी जाओ, एजुकेशन इज फ्री, हेल्थ इज फ्री, है ना. आप फिनलैंड जाओ, एजुकेशन इज फ्री, हेल्थ इज फ्री. एटलीस्ट हेल्थ और एजुकेशन हेल्थ तो होना चाहिए फ्री. एग्जैक्टली. So this is our target in the My Classroom Foundation. Rest financials, rest आप पूरे वर्ल्ड में कहाँ पहुँच जाते हो, पूरी दुनिया घूम लेते हो, कितनी बड़ी कंपनी बन जाते हो, वो तो बात की बात है.
सो अभिनव, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपकी स्ट्रगल क्या रही है एज अ स्टूडेंट आपके लाइफ में? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं एक शब्द में इसे समझाना चाहूँगा कि जब मैंने एमबीबीएस ड्रॉप किया और मैं मुंबई तेली गली में रहता था 2015 में, सब मेरा स्ट्रगल जानते हैं, हाउ आई फॉट अगेंस्ट 2015 आईपीएमटी रिकंडक्शन स्कैम, यस, यस। और गूगल पे भी सारे डेटाज अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे लोग तो अब ये नकार भी देते हैं कि सर आप भी थे क्या उसमें, जबकि गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। गूगल कर लेना तो सबको। क्या होता है कि नहीं गूगल कर लेना। तो 2015 में जब मैं मेडिकल ड्रॉप आउट हुआ तो मैं 5-6 महीने बाद मैंने अपने घर पे नहीं बताई। और इससे हुआ क्या कि कॉलेज की जो एक फीस होती है और उसके बाद जो कॉलेज में जो बच्चा होता है तो वो उसका तो है। हॉस्टल का और उसका खाने का सारा कुछ ऑलरेडी डिपॉजिटेड होता है, तो उसको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए नहीं होती है। लेकिन इमेजिन करिए एक बच्चा कॉलेज से निकल के बाहर रह रहा है अभी और वो ड्रॉप आउट है, तो उसे उसके कितना, पास हाँ ना वो रहने तो के लिए है। जगह है ना अब खाने बताया के, भी हाँ। नहीं घर। देन अगर आपको, हाँ बताया भी नहीं है, देन अगर आपको उसको पॉकेट मनी दे रहे हो 1,000 रुपए 10 दिन की या 15 दिन की, इट इज वेरी रियली टफ टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर यस, यस, यस। एटमॉस्फेयर। तो मेरे टाइम पे जो मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल थी वो उसी टाइम पे थी, वो ये थी कि यार मैं एक दोपहर में 1 बजे खाना खाता था ताकि सुबह की भूख मिट जाए बाप और रे। रात को भूख ना लगे। ठीक है। बाप तो रे। उस टाइम पे मतलब मुझे आज भी याद है, सहारा की बिल्डिंग हुआ करती है तेली गली पे, जो लोग मुंबई में रहते हैं वो जानते होंगे, अंधेरी ईस्ट के पास। तो मैं उसके सामने बैठा था और मैंने प्रण लिया था कि एजुकेशन से तो अब लड़ाई चलेगी, है ना। कि उस टाइम पे एक शायरी भी एक बड़े शायर है भारत के, उन्होंने लिखी थी और मैं वो हमेशा बोलता था कि उड़ान वालों उड़ानों पर वक्त भारी है, क्योंकि अब परों से नहीं हौसलों से उड़ान जारी है, क्योंकि अब परों से नहीं हौसलों से उड़ान जारी बहुत है। सही, बहुत सही। सो अब मुझे आपसे ये पूछना था कि जो आपकी स्टूडेंट लाइफ रही है या एजुकेटेड लाइफ कह लें, वो आपको किस तरह से गाइड की है इस सक्सेस में जो अभी जहाँ पर आप हैं? मतलब क्या रहा है सीक्रेट उसका? मैं आपको बताऊं, जैसे क्रिकेट टीम है मान लीजिए, तो क्रिकेट टीम का गाइड कभी भी फुटबॉल टीम का कोच नहीं हो सकता बिल्कुल है। नहीं। ठीक है। अगर कोई दूसरी बाहर की कंपनी आकर इंडिया में एजुकेशन चलाना चाहे और उसे भारतीय एजुकेशन सिस्टम का पता नहीं, वो चला नहीं हाँ। सकती है। अगर एक मेडिकल स्टूडेंट ड्रॉप आउट होकर और सेम स्ट्रगल करके जो मैंने पिछले 5-6 साल में की है, फिर एजुकेटर रहा, स्टूडेंट से मिला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एक्सपोजर है स्टूडेंट्स के वो पीछे, ज़्यादा वो मुझे बहुत गाइड गाइड करता करता है। है। और एक छोटी सी स्टोरी है, 2018 की बात है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करता था बायोलॉजी में। तो हम लोगों में एक कैंप लगता था, उसमें हम लोग ना हर 2 महीने में एक बार बच्चों के बीच में जाते थे। तो आंगनबाड़ी का बच्चा था, आंगनबाड़ी में इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि उसका बैकग्राउंड हाँ, कितना हाँ। खराब रहा होगा फाइनेंशियली, है ना। आई रिपीट द वर्ड फाइनेंशियल। फाइनेंशियली। तो हाँ, तो मैं उधर था, तो एक बच्चे से ऐसे बात कर रहे थे हम लोग, 8-9 साल का बच्चा रहा होगा। तो मैंने उससे जस्ट पूछा कि बेटा टेल मी फ्यू लाइन्स अबाउट योर मदर, आप अपनी माँ के बारे में कुछ बताइए, 4-5 लाइनें। और ये लाइनें वो नहीं होनी चाहिए जो रिपीटेड होनी चाहिए, जैसे हम लोगों से भी पूछा जाए माँ के बारे में बताइए तो माई मदर इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, है ना। हम सारे एक ही चीज बोलते हैं, सारे पूरी दुनिया के किसी भी बच्चे से पूछ लो, माई मदर कुक्स द बेस्ट फूड, हाँ, डू दिस। बेस्ट मैंने कहा मदर। ये सब नहीं बताना है, तुम्हें ऐसी चीज बतानी है जो कोई नहीं जानता हो। तो 5 मिनट सोचा और वो बच्चा बोलता है कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है मदर के बारे में बताने पे। तो यार मुझे ऐसा लगा कि ये हम अगर एक टीचर होने के नाते अगर आज मैं इसे मदर का वैल्यू नहीं समझा पाया तो शायद मैं टीचर ही नहीं हूँ। और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चे को 5 मिनट सोचने के बाद, और इनफैक्ट ये सबके साथ है, हाँ। अगर वही कॉमन लाइनें आप हटा दीजिए मदर की तारीफ से, तो कोई भी आदमी रेयरली मिलेगा जो अपनी मदर के बारे में कोई वो यूनिक यूनिक चीज़ बता चीज़ है। पाएगा। जो मैंने फिर उसको एक्सप्लेन की, मैंने उससे पूछा बेटा घर में खाना कौन बनाता है, तो ही सेड कि माँ बनाती है। मैंने बोला अच्छा मम्मी खाना बनाती है, खाना खा लेती है? तो बोलता है कि नहीं नहीं मम्मी खाना बनाते खाना नहीं खाती है। मैंने कहा फिर किसे खिलाती है? तो बोलता कि मुझे खिलाती है। तो मैंने कहा वेरी नाइस, उसके बाद तो खा लेती होगी? बोला नहीं नहीं उसके बाद पापा को खिलाती है। मैंने कहा वेरी नाइस, उसके बाद खा लेती होगी? कहते नहीं उसके बाद चाचू खाते हैं, दादा खाते हैं, दादी खाती है, सबका नाम ले लिया। मैंने कहा फिर तो खा लेती होगी? कह नहीं नहीं फिर मैं अपना होमवर्क करते सो जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, सुबह सो के उठते हो तब देखते हो कि मम्मी खाना खाते मिलती है? कहीं नहीं नहीं सुबह जो क्या कहते हैं रात में बर्तन वर्तन रह गए थे मम्मी वो धुलते हुए मिलती है। मैंने कहा बेटे तुमने अपने 8-9 साल के कैरियर में अपनी उम्र में अपनी माँ को खाना बनाते हुए नहीं देखा, क्या ये माँ की तारीफ का विषय नहीं है? सही में। और उस लड़के की आंख में आंसू थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस लड़के ने घर जाकर अपनी माँ को हक किया, लव यू बोला, जो भी बोला। बहुत अच्छा।
अगले दिन मेरे ऑफिस में उनका 12 लोगों का परिवार मेरे ऑफिस में खड़ा था बाप रे। और उन्होंने कहा सर आपने वो कर दिया जो मैंने मेरे बच्चे को पिछले 8-9 साल में नहीं कर पाया। तो एक स्टूडेंट के नाते और एक एजुकेटर के नाते मेरी स्ट्रगल ये है कि मैं हर स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाता हूँ और जब मैं कंपनी चलाने बैठता हूँ, माई क्लासरूम फाउंडेशन चलाने बैठता हूँ, क्लास लगाने बैठता हूँ, तो मैं उस संस्कार को, उस भारत के संस्कार को उसमें उतारने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले आपको लाइफ में, मेरी यही आपसे कामना है। मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि इंडिया की जो एजुकेशन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या है वो बिटर ट्रूथ जो आप बताना चाहेंगे, मतलब जो आपको लगता है जो क्या कमी रह गई इंडियन एजुकेशन में अभी? देखिए ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है क्योंकि आपका और एट द वेरी सेम टाइम कंट्रोवर्शियल भी लेकिन है। मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। ज़रूर है। हाँ, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा शोभिया, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत कर पाते हैं और बहुत कम लोग ऐसा जवाब देने की भी हिम्मत कर पाते हैं। तो आपने हिम्मत की है तो मैं आई एम श्योर मैं आपके उस उम्मीद पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। जी ज़रूर। इंडिया की अगर आप बात करोगे तो हमारा एक सिस्टम है काफी टाइम से चला हुआ है, ठीक है। हम हमारे देश के अंदर एक टाइम पे धोती कुर्ता पहना जाता था, ठीक है। आपने भी देखा होगा हाँ ज़रूर। हिंदू धर्म में धोती कुर्ता पहना जाता था, मुस्लिमों में आज भी पहना जाता है, बहुत सारे लोग आज भी फॉलो करते हैं, कुर्ता पैजामा पहना जाता है। बट वो कम हो गया, पठानी सूट हाँ कम हाँ। हो गए, लोग जो है वो शॉर्ट्स में आ गए, लोग जो है वो हाफ पैंट्स में आ गए, लोग पार्टी करने जा रहे हैं, कार्गोस पहन रहे हैं। हमने अपनी ड्रेसिंग को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खूब बोल चेंज रहे किया हैं। है। कहीं ना कहीं हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और अपनी मेंटालिटी को चेंज करने में हमारा नहीं कर अभी पा भी रहे हैं, वही बस हम लोग रवैया है, ऊपरी उसको तरीके चेंज से। नहीं हाँ। कर पाए हैं। हमारे यहाँ आज भी लड़कियां 6-7-8 बजे के बाद, हाँ एग्जैक्टली, हमारे यहाँ आज भी लड़कियां 6-7-8 बजे के बाद बाहर होती हैं। तो मेंटालिटी पर्सपेक्टिव से भी मैं ये बता रहा गलत हूँ नहीं कि होता। हमें ये हाँ। लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। अच्छा गलत जी, गलत कौन करेगा? गलत करने तो भाई पाकिस्तान से लोग नहीं आ रहे ना, गलत करने तो लोग बांग्लादेश से नहीं आ रहे, गलत करने जो उनके साथ गलत हो रहा है वो भी भारत के हैं और जो गलत कर रहे हैं वो भी भारत के हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन के बीच में कारण ही आगे मेंटालिटी है और चलते हैं। एजुकेशन में भी सेम यही है, ठीक है। एग्जैक्टली हम 2 साल 3 साल के बच्चे को बहुत क्या लोगों को बताते हैं? झूठ आप बोल बहुत दिया बेसिक जाता है। लेवल हाँ, पे जाइए, कुछ भी दो बोल तीन दिया साल जाता के बच्चे को उसके घर की एग्जैक्टली उसके घर की कच्ची धानी में ही उसको ये सिखाया जाता है कि तू लड़का है और तू लड़की है। घर में मेहमान आता है तो लड़का जो है उन्हीं मेहमानों के बीच में बैठ के बिस्किट खा रहा होता है और लड़की को बोला जाता है अरे तुम यहाँ बैठी हो, अंदर जाओ, मेहमान आया ना। और उसी लड़की को बोला जाता है कि देखो चाचा आए ना, नमस्ते करो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो यहीं से शुरू होता है और इसका रीजन ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अगर आप मैकले की शिक्षा पद्धति पढ़ें, मैं थोड़ा सा एनालिस्ट भी हूँ, मैं एनालाइज भी करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मैकले की शिक्षा पद्धति पढ़ें तो पूरे भारत टहलने के बाद मैकले ने एक ही बात कही थी कि हम इनको गुलाम नहीं बना सकते जब तक हम इनकी शिक्षा नीति को बदल नहीं सकते। और हुआ भाई, हमारे अंदर कमतरी का भाव भरा गया, हीनता का भाव भरा गया। वी हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड बाय आवर ऑन सेल्फ। कोई शुद्ध हिंदी बोलता हुआ मिल जाए, कोई शुद्ध उर्दू बोलता हुआ मिल जाए तो हम उसको खराब समझ लेते हैं। अच्छा उसको इतनी अलग शुद्ध कर हिंदी देते बोल हैं रहे हो, बाकियों अच्छा से। इतनी शुद्ध उर्दू बोल रहे हो और कोई अच्छी जबकि इंग्लिश वो बोलता अच्छी हुआ बात मिल जाए। एग्जैक्टली तो इंग्लिश एग्जैक्टली इंग्लिश डोमिनेंसी की लैंग्वेज हो गई, ठीक है। आप देखिए इंडिया के अंदर अभी मैं बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था, इंडिया के अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं वो 80% अपनी लोकल लैंग्वेजेस में हैं। लोकल लैंग्वेजेस में लोग ग्रेजुएट होते हैं 80% लोग, लेकिन जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स में 80% लोग इंग्लिश से बनते हैं। बहुत तो जबरदस्त। आप देखो कितना जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब ठीक है। तो ये बेसिक लेवल से चालू होता है और मुझे लगता है इसमें चेंजेस होने चाहिए। अभी एक नया एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लागू हुआ है, मुझे बहुत उम्मीदें हैं, एटलीस्ट किसी ने चेंज किया है और मुझे उम्मीदें हैं कि उसमें कुछ अच्छे चेंजेस हों। और मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत अच्छा होगा या बहुत खराब होगा, अभी इतने जल्दी बोलना सही नहीं होगा एक एनालिस्ट के तौर उम्मीद तो पर, अच्छी बट रखनी मैं चाहिए उम्मीद कि करता आगे हूँ कि चल। अच्छा हाँ। हो। बाकी उम्मीद पे दुनिया का मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अभिनव कि अभी तक मैंने आपके मतलब जर्नी के बारे में सुना, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है ये जानने की कि एमसीएफ में आने के बाद, एमसीएफ को स्टैब्लिश करने के बाद आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई है और क्या क्या नया डिफरेंट हुआ है आपकी लाइफ में? यार एमसीएफ में आने के बाद मैं जो है एक एजुकेटर माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर निकला हूँ और घर का बड़ा जैसे सोचता है थोड़ा सा वैसा सोचना चालू किया हूँ।
और क्योंकि जब आप एक एजुकेटर होते हो तो आपके पास दो फाउंडर चार लोगों की तो टीम बहुत होती है, लोगों लेकिन को एक जब साथ आप एक देखना होता फाउंडर है। बनते हो तो आपके पास काफ़ी लोगों की टीम में होती है। मेरी टीम एक्सटेंशन इस वक्त 100 के आसपास का है, 100 से ज़्यादा लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। 2 बड़े ब्रांड एसोसिएट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम उनका नाम भी अनाउंस करेंगे। 2 कैटेगरीज में हम काम कर रहे हैं, नीट आ गया है, IIT 2-4 दिन में आ जाएगा, 1 फरवरी से हम UPSC में भी आ रहे हैं। तो अब मुद्दा ये है कि यार जब आप इतने लोगों के लिए काम करते हो ना, तो उनका उसका घर ख्याल आपसे भी चले, रखना वो है। आपके लिए काम कर रहे हैं, वाइडर तो उसका ख्याल भी पर्सपेक्टिव से आपको देखना रखना होता होता है। है। हमने ये तो एग्जैक्टली हमने ये तो कर दिया कि भाई फ्री है तो स्टूडेंट से नहीं आना है, बट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स लानी है और बड़े लोगों से बात करनी है, डोनेशंस लेने हैं, अलग अलग तरीके के एंगल, बहुत सारे एंगल्स पे काम करना है ताकि बहुत फाइनेंशियली भी बिजी रहते स्ट्रांग होंगे हो। फिर आपका जो भी दिमाग हमारे पूरे टाइम एसोसिएट्स हो कहीं वो चीजों। फाइनेंशियली वीक ना साउंड करे। हाँ पूरा टाइम मतलब इसी सब में कट जाता है। और लेकिन हाँ ये है कि बहुत चीज़ों को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है। पहले बीइंग एन एजुकेटर आदमी को सख्त होना नरम पड़ता होना। है, बट बीइंग अ लीडर आदमी को नरम होना पड़ता है। तो जब मैं क्लास में होता हूँ तो बड़ी सख्ती से होता था। जब मैं पहले क्लासेस पढ़ाता था, 1-2 महीने मैंने क्लासेस नहीं ली, तो मैं वापस जब अकेडमी पे लौट के आया तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा आप सर बड़े नरम हो गए हो, आप तो वो वाली बात रही नहीं, आप बहुत ट्रोल कर देते थे किसी भी बात पे। कोई बच्चा टीचर्स लेट को आता तो था ऐसे तो मैं भी बोलता था स्ट्रिक्ट कि रहना पड़ता तुम है। लेट नहीं आए, हम जल्दी चालू हो गए, सॉरी। एग्जैक्टली तो बट अभी थोड़ा सा स्वभाव में भी बदलाव आया है काफी ज्यादा, और थोड़ा सा नरम हुआ हूँ मैं, दोनों एट चीज द को वेरी सेम लेकर टाइम चलना थोड़ा ना स्ट्रिक्ट भी सबको। रहना पड़ता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। तो लेकिन हाँ चीज़ों को देखने का एंगल बदला है। और सच्ची बताऊँ तो हम लोग भारत माता की जय अपने देश के लिए बहुत सारी बातें से बोलते रहते थे। मैं खुद भी कहता हूँ, मैं बोलता रहता था, जय हिंद मैं लिखता था, लेकिन जय हिंद अब लिखने का जो भाव मेरे अंदर आया है, अगर अब मैं जय हिंद ना भी लिखूँ तो भी मेरे अंदर दिल के अंदर वो वंदे मातरम हमेशा होता किसी रहता के है, लिए क्योंकि कुछ मैं करना, वो भी स्टूडेंट्स के फ्री लिए में कुछ कर पा करना, रहा हूँ, तो वो मेरे अपने में लिए एक बहुत अच्छी है। सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती होगी। और एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली अभिनव आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि एज एन एजुकेटर एंड ऑल्सो अ बिजनेसमैन, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में क्या ख्याल है, उनके बारे में आपका टेक क्या है? बहुत यार सारे। हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सरकारों की विफलता, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली सरकारों की विफलताओं के मानक हैं। दे आर दी सिंबल एंड एम्बलम ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो कोई एक सरकार की बात नहीं मैं कर रहा, जितनी भी सरकारें रही हैं सबका फेल्योर जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खड़ा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले 1 लाख रुपए कमाता था, आज 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 50 लाख रुपए कमाने लगूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा कि एक टाइम के बाद पहले मैं अकेले चलता था, फिर 10 गार्ड्स रख लूँगा अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जबकि मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रखना मेरे देश की पुलिस का काम है। तो जब आदमी थोड़ा अमीर हो जाता है तो वो सोचता है कि नहीं, अब पुलिस पे भरोसा नहीं रहा, मेरे को अपना जो है 4 गार्ड्स रखने हैं। हॉस्पिटल्स पे थे तो भैया पहले सरकारी अस्पताल थे, तो मेरे घर में किसी की भी बीमारी हो तो हमको प्राइवेट। सरकारी अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन थोड़े ज्यादा पैसे आ जाते हैं आदमी के पास, तो वो क्या करता है, वो ही विल फॉर श्योर ही विल गो टू द प्राइवेट अच्छा ही हॉस्पिटल। क्यों? करेंगे। क्योंकि उसे पक्का भरोसा है कि यहाँ पे गए तो सरकारी अस्पताल में जाने के बाद आदमी कहाँ जाता है ये सबको पता है। ठीक है, वो रिटर्निंग नहीं है, उसका द्वार कहीं और ही खुलता है फिर। तो आदमी ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाने चालू कर दिए, तो इस तरीके से वो चालू हो गए। फिर लोगों ने बच्चों को क्योंकि पढ़ाना था, हमारे अब्बू फाइनेंशियल्स लोग ठीक बोलते करने हैं तो थे, उनके टाइम में तो बिल्कुल बहुत नहीं सारी थे चीजों में कोचिंग बदलाव लाना था, इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने क्या हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि इनकी नीड हो गई। हाँ हाँ इसका 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 कारण है ना, वी आर राइजिंग इन एट अ वेरी गुड पेस इन द पॉपुलेशन। सीटें हैं लिमिटेड। अब यार अपने ज्यादा नंबर ऑफ लोगों में कॉम्पीट करके लिमिटेड नंबर ऑफ सीटों में जाना है तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप देखिए, पहले तो जो मेडिकल में सेलेक्ट नहीं होते थे, BSc MSc वाले लोग पढ़ाते थे, आजकल डॉक्टर्स इंजीनियर्स उतर के पढ़ा रहे हैं अपने लोगों को। IIT करके लोग टीचर बन रहे हैं, MBBS करके लोग टीचर बन रहे हैं, ठीक है, IAS करके लोग टीचर बन रहे हैं। आप समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो मैं सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर मेरा यही टेक है, खासतौर से ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मेरा ये टेक है कि ये लोग तो सरकारों की विफलताओं के मानक हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में तो फिर भी थोड़ा सा सहर्ष किया है, थोड़ा सा आसान बनाया है चीज़ों को, कॉस्टिंग नीचे लाई गई है। कोचिंग में तो पहले तो बहुत लाख रुपए आप महंगाई। देते थे और आपको अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। मैं कोटा से पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि 1 साल का मेरा खर्चा 4-5 लाख रुपए आता था।
मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाके पढ़ना पड़ता था, वो 40-50 हज़ार रुपए पे हो रहा है। तो बल्कि मैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस चीज़ पे कि एटलीस्ट ये विचारधारा देश के अंदर आई है। बट अगेन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस तो भैया सरकार की विफलताओं का मानक है। अगर हम अपने स्कूल के टीचर्स को अच्छा बना दें, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को अच्छा बना दें, इस लेवल की अच्छाई दे दें इंटरमीडिएट के स्कूलों के अंदर कि बच्चे को उधर जाने बट ये हो तब तो क्यों ये जाएगा? आप लागू खुद हो सोचो। ऐसा सब कुछ तब बहुत और और ऐसा नहीं है कि इसके लिए फंड्स नहीं है, इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड है पूरे कंट्री के अंदर। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में एजुकेशन पे जितना फंड है वो 5 देश, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लेना भी नहीं चाहिए, कुछ देश 100 साल पहले नहीं थे, आज हैं, हो सकता है कल ना हो, लेकिन हमारा जो शिक्षा का बजट है वो इतना है कि 5 देशों का डिफेंस का बजट भी उतना नहीं है। 5 देशों का सही जगह पर लगे फंड्स तो उसके तब जाके कुछ हो। वो जाता कहाँ है? ये तो सब तो घपला हो जाता है, Exactly. कुछ हो जाता है, क्या कर Exactly. सकते हैं हम लोग। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी, अभिनव आपने इतना सब कुछ बताया, इतना अच्छा आप सबको, हम सबको मोटिवेट भी कर रहे, इतनी सारी बातें बता रहे हैं, तो इन सब के पीछे राज क्या है? मतलब आपका असली इंस्पिरेशन कौन है आपकी लाइफ का, जो आपको इंस्पायर करता है? क्योंकि आप इतने लोगों को एक साथ इंस्पायर कर रहे हैं, तो हम लोग जानना चाहेंगे। मैं सच्ची बताऊं, बड़ा बचकाना सा जवाब कुछ लोगों को लग सकता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि यार ऐसे जवाब तुम क्यों दे देते हो, मतलब मीडिया में भी क्यों दे देते हो, वो फैन वाला से फैन टाइप्स क्यों साउंड करते हो? महेंद्र सिंह धोनी की अगर आप जर्नी को पढ़ें, एक बहुत ही छोटी हाँ, जगह मेरी भी अम्मी झारखंड की है, तो उनका तो फैन है, वो तो फैन है। ठीक है। हाँ, और तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि झारखंड बिहार का हिस्सा था, और बिहार के बहुत कम खिलाड़ी जो है, आज तक तो कोई नहीं आया है इंडियन टीम में खेलने। फिर झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उनका टीम में खेलने का चांस बना, एंड ही वॉज द पर्सन हु नोज एक्चुअली किसको कहाँ पर यूज करना है, किसको कहाँ पर सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जहां पर सचिन की जरूरत है वहां सचिन को उतारना है, और जिस दिन सचिन सहवाग नहीं चलेंगे, पता है कि मैं ही वर्ल्ड कप जिता के ला सकता हूँ, तो वही जाएगा आदमी। वो इतना सेल्फलेस आदमी जिसने अपनी हेल्थ नहीं देखी, कुछ नहीं देखी। आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम पीआईवीडी, एंड ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम पीआईवीडी व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, एंड ही नो हाउ टू फिनिश इट, है ना। बहुत स्लो स्टार्ट करके चीजों को फिनिश कैसे करना है, बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। वो नॉर्मल लाइफ से भी आप सीख सकते हैं। आप कोई कंट्रोवर्सी हाँ, आप कोई उनके साथ कंट्रोवर्सी नहीं देखेंगे कि फला हीरोइन के साथ नाम जुड़ गया, फला उसके साथ नाम जुड़ गया। आप कोई मिसबिहेवियर नहीं देखेंगे कि बार में ड्रिंक करके हंगामा कर दिया, वैसे कर दिया। शेड्यूल्ड डिसिप्लिन्ड आदमी जिसने हर क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम किया है। तो उनसे मैं फिनिशिंग की, जो ये किसी काम को खत्म करने की, प्रेशर ना लेने की, जो क्या कहते हैं, और लगातार काम करने की जो मैं एक इंस्पिरेशन लेता हूँ, उनसे लेता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि वो इंडियन आर्मी का भी हिस्सा है, दैट आल्सो ये तो मोटिवेशन हो ही जाता है देख। सो अगेन ऑब्वियस सी बात है, देखो मम्मा वो तो है, मम्मा पापा का तो कोई जगह ले नहीं सकता है ना, वो बोलना भी गलत बात है। तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि जब इस तरीके का सवाल किसी इंटरव्यू से पूछा जाता है, वो तो हमेशा से होता ही है, वो तो कांस्टेंट है ही। मम्मी पापा नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज अ ऑब्वियस सी बात है, दैट इज अ कांस्टेंट फिगर, है ना। लेकिन अगर आप किसी एक शख्स का नाम लेंगे तो बहुत अच्छा है। मतलब MS धोनी के तो कौन फैन नहीं है, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनको इंस्पिरेशन बनाना तो बहुत ही अच्छी बात है, सुन के मुझे खुद अच्छा लगा। आपने कहा बचकानी बात है, बट मुझे बहुत सही बात लगी आपकी। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, आप हमेशा इतना बिजी रहते हैं, तो आप संडे को क्या करते हैं जिस दिन आप फ्री होते हैं? सब जानना चाहेंगे कि आप अपने फ्री टाइम में आखिर क्या करना पसंद करते हैं। नहीं, झूठ मत बोलिए। आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आप मेरे टीम के लोगों को आप जानती हैं, विवेक को आप जानती हैं, ज्योति को आप शायद जानती होंगी। आप इनसे पूछ लीजिएगा, मैं आज ही पूछ रहा था, संडे को ही फ्री नहीं रहते। क्योंकि अरे यार नहीं मिलता टाइम। क्योंकि देखो अपन पढ़ाते भी हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो उधर क्या होता है कि उधर भी क्लासेस लगी होती हैं, लगानी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ की भी जो डेडलाइंस है वो पूरी करनी पड़ती हैं। स्टूडेंट्स का पेपर आ रहा है वो भी करना पड़ता है ना, बीच जगह पर अपन किसी को छोड़ के जा नहीं सकते। इतना तो अपने को तो पूरा उधर भी नहीं, कभी प्लस MCF में भी इनपुट देना होता है। तो सीरियसली आज जब मुझे ये पता चला कि आपके साथ आज इंटरव्यू है, तो मुझे लगा संडे होगा, इसलिए इन लोगों ने प्लान किया है।
क्योंकि अच्छा, संडे को मेरी 4 बजे वाला एक लेक्चर होता है, वो नहीं होता है। तो मुझे लगा आज शायद संडे है, तो मैंने विवेक से पूछा, मैंने कहा संडे है क्या भाई? तो he said कि वो बल्कि मैं और अच्छा। मेरे मॉम डैड एक ही घर में रहते हैं, ठीक है। और काम की वजह से दिल्ली में मैं रहता हूँ साकेत में, और वहाँ से मैंने गुड़गांव में अपना ऑफिस लिया। तो अप डाउन में जो टाइम लगता था उसको बचाने के लिए मैंने अपने ऑफिस के ऊपर भी एक फ्लैट लिया। तो अब वहाँ से भी कई 3-3 4-4 दिन पे घर वापस जाना होता है। मम्मी कहती हैं आओ विदेश से आ गए हो। हाँ, तो वो बिजी तो हैं, है। पर खाली होने से तो अच्छा है कि प्रोडक्टिव बिजी रहें, चीज़ में खाली लगे तो दिमाग अच्छा शैतान है। का घर होता है। वक्त वक्त हाँ, वक्त बहुत कीमती होती है। एग्जैक्टली। सो अभिनव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और आपके पास इतना नॉलेज है कि अगर आपसे बात करती रहूँ तो पूरा रात हो जाए, इतना नॉलेज है आपके पास। तो उतना अभी मुझे पता है बहुत बिजी है, तो उतना वक्त आपके पास भी नहीं रहता है। तो जाने से पहले आप हमारी व्यूअर्स और हमारे ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे, वो लास्ट चीज़ जो मतलब आप बोलना चाहें यार मैं सबको। ना एक कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मैं ज़रूर जिससे भी ज़रूर। मिलता हूँ ना, वो डॉक्टर इंजीनियर ज़्यादा है, वो आईएएस आईपीएस ज़्यादा है, वो इंसान नहीं बन पा रहा। हाँ, तो एक कहानी सही है, बोल रहे कहानी हैं। मुझे याद आती है कि एक बार ना एक आदमी बहुत प्यासा होता है, तो गांव में वो जा रहा होता है। तो उसे एक बड़ा सा घर दिखता है, और उसमें एक बड़े सज्जन जो कि अमीर होते हैं, और उनकी वेशभूषा से भी दिख रहा होता है, उनकी ड्रेसिंग से भी दिख रहा होता है कि वो काफ़ी अमीर हैं। तो वो आदमी वहाँ पे रुक जाता है, और उस आदमी के फटे कपड़े, और वो उस अमीर आदमी से पूछता है कि भाई पानी पिलवा देंगे प्लीज़, बहुत प्यास लगी है यार। तो वो आदमी चिल्ला के बोलता है उसको, कहता है कि अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरा इतना बड़ा घर, मैं यहाँ पे पानी पिलाने के लिए बैठा हूँ क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता है? कहीं पे भी रुक जाते हो। तो कहता यार बाप बहुत रे। ज़्यादा प्यास लगी थी, इसलिए मैं रुक गया, और मुझे प्यास नहीं लगी होती तो मैं क्यों ही रुकता, मेरा क्या ही काम सर, तो पिलवा दो पानी आप। तो वो आदमी बोलता है अच्छा ठीक है 10 मिनट खड़े रहो, मैं अपने आदमियों को बुलाता हूँ, और वो खाली होंगे तो तुम्हें पानी पिला दिया जाएगा, इंतजार करो। तो नाम या आवाज़ देता है अपने लोगों को, आदमी का मतलब उसके जो वर्कर्स होते हैं, तो उसको आवाज़ देता है कि अरे राम श्याम पिंटू, कोई है इसको पानी पिला दो। तो कोई नहीं आता है, सब कहीं कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। तो तो 10 मिनट 15 मिनट हो जाता है, 20 मिनट हो जाता है, तो आदमी बोलता है कि सर अब तो बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है, मर ही जाऊंगा, गले भी सूख गए हैं, हथौड़ियाँ भी सूख जाएंगी सर, मर जाऊंगा, कुछ कर दो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा सब बिजी हैं? जब हमारे आदमी लोग आएंगे, जब बाप हमारे रे। आदमी लोग आएंगे तो तुम्हें पानी पिला देंगे। तो उसका जो जवाब है वो एक्चुअल में हम सबको सोचने की ज़रूरत है। उस आदमी ने कहा कि सर थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, आप ही पानी पिला दीजिए। बाप तो क्या है कि हम लोग आदमी नहीं बन पा रहे, हम बन सब कुछ गए हैं, ठीक है। अब एक ऐसा धर्म रे। ऐसा हाँ, भी चलाया जाए कि इंसान को पहले इंसान बनाया जाए, आदमी ठीक है। बनने तो का पहले हम लोग जो इंसान। है वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और इस पूरी आपाधापी भाग दौड़ में हम इंसान नहीं बन पा रहे। तो इंसान दुनिया बनना ही का भूल कोई जा भी रहे हैं। एग्जामिनेशन बच्चे की ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम लोग बच्चे पर जाने अनजाने हाँ, इतना प्रेशर डाल देते हैं, ठीक है। मैं इस देश के सभी युवाओं से ये बोलना चाहता हूँ कि बेटा आज भी देश में लोग हैं जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे जैसे हज़ार लोग हैं यार, करोड़ों लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और हो सकता है हमसे ज़्यादा कर रहे हो और वो सामने भी नहीं आ रहे, तो आप रेस्ट अश्योर्ड रहो, हाँ, प्रेशर मत लो, हाँ। ठीक है। डिसअपॉइंट एग्जैक्टली नहीं होना डॉक्टर है। इंजीनियर नहीं भी बनोगे तो कुछ कमाल करोगे, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, हम हुँ, कुछ नहीं करते, गजब करते हैं, ठीक है। हाँ, ज़रूर, तो हाँ, वही इंडिया का तो। सबसे अमीर आदमी डॉक्टर नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी डॉक्टर नहीं है, हाँ, ना एलॉन मस्क डॉक्टर है। वही। अगर ऐसा थोड़ी है डॉक्टर नहीं बने तो एकदम लाइफ ही हाँ खत्म। एग्जैक्टली। ये तो थॉट नहीं है। रिलैक्स होकर पढ़ने का मजा है, रिलैक्स होकर पढ़ने का मजा है। और हाँ, जो हाँ, आदमी हाँ। रिलैक्स होकर, मेरे सामने एक टाइम पे 2015 में ऑप्शन था कि मैं अपनी एमबीबीएस पूरी करूं या देश के लिए जाकर प्रोटेस्ट करूं। मैंने प्रोटेस्ट करना जरूरी समझा, मुझे उस टाइम पे वो मजा आई। तो सेलेक्ट तो हो ही गए थे, घर वालों को तो प्रूव कर ही बहुत दिया था बड़ा कि अपन कदम कर था। सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, हाँ, हाँ। सोबिया, एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। Thank you also, Abhinav, for sharing so many experiences with us. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो थैंक थैंक्स अ यू लॉट सो सोबिया, मच। जय हिंद। ठीक, जय हिंद।